नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाएं जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। साथ ही हम आपको ये बताएं कि सरकार की नई और पुरानी सभी योजनाएं क्या हैं और किस तरीके से वो आपके लिए लाभदायक हैं, जो प्रदेशवासियों के लिए भी कल्याणकारी हैं। तो चलिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को हुई नीति आयोग की बैठक में कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था में हरियाणा का अहम योगदान है। हरियाणा प्रदेश आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने में अग्रणी है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2,74,635 रुपए, जो देश के बड़े राज्यों में सर्वाधिक है। साथ ही सीएम ने बताया कि आर्थिक विकास के मानदंडों पर भी हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रविवार को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक हुई, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में हरियाणा का महत्वपूर्ण योगदान है। देश की अर्थव्यवस्था में हरियाणा का योगदान। राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2,74,635 रुपए है। देश के बड़े राज्यों में सर्वाधिक हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय है। आर्थिक विकास के मानदंडों पर भी हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा की विकास दर वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक लगातार 6% से अधिक है। मैन्युफैक्चरिंग की विकास दर 10% है, जो देश में सर्वाधिक है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व की 400 फॉर्च्यून कंपनियों के कार्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित है। हरियाणा देश का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर निर्यातक राज्य है। उद्योगों को लॉजिस्टिक सुविधा देने में देश में दूसरे और उत्तर भारत में पहले स्थान पर है। हरियाणा का आधे से ज्यादा क्षेत्र एनसीआर में आता है। हम इस क्षेत्र में उद्योग और व्यापार को बढ़ाने के लिए इसे लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित कर रहे हैं। हाल ही में जारी स्टेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में हरियाणा टॉप अचीवर्स कैटेगरी में शामिल है। एमएसएमई के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए हरियाणा को देश में तीसरा स्थान मिला है। नीति आयोग के इनोवेशन इंडेक्स में हरियाणा देश के 3 शीर्ष राज्यों में शुमार है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को वर्ष 2025 तक लागू करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। हमने हर बच्चे की शिक्षा तक सुगम पहुंच सुनिश्चित करने, नई शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षण के लिए शिक्षकों को तैयार करने और अनुकूल बुनियादी ढांचा उपलब्ध करवाने के व्यापक प्रयास किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 1 किलोमीटर में प्राथमिक, 3 किलोमीटर में माध्यमिक विद्यालय मौजूद है। विद्यार्थियों के लिए मुफ्त परिवहन सुविधा भी उपलब्ध है। शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की आवश्यकता को समझते हुए 138 राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नाम से अंग्रेजी माध्यम और सीबीएसई के विद्यालयों की स्थापना की गई है। मेधावी विद्यार्थियों को मुफ्त कोचिंग के लिए सुपर 100 कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पिछले 2 वर्षों में इस कार्यक्रम में कोचिंग पाने वाले 80 विद्यार्थियों को आईआईटी, एनआईटी में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस में दाखिला मिला है। राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन शिक्षा के लिए 10वीं 12वीं के 5 लाख विद्यार्थियों को मुफ्त टैबलेट वितरित किए गए हैं। ऑनलाइन टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर किए जा रहे सुधारों के परिणाम स्वरूप हरियाणा ने नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 में बेहतर प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीकृत जीआईएस आधारित संपत्ति पर सर्वेक्षण में 42 लाख संपत्तियों का सर्वे किया गया है। प्रदेश में नो ड्यूज सर्टिफिकेट के लिए एनडीसी पोर्टल शुरू किया गया है। संपत्ति आईडी को परिवार पहचान पत्र में जोड़ा गया है।
विज्ञापन स्थलों की ई नीलामी के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है। 2000 से ज्यादा कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र सरकार देश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे। इससे न केवल किसानों का खर्च कम और आय अधिक होगी, बल्कि देश और प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। साथ ही भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का पूरा फोकस इस बात पर है कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती को ज्यादा बढ़ावा दिया जाए और किसानों को प्रोत्साहित किया जाए। राज्य सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। हम रासायनिक खेती से प्राकृतिक खेती की ओर जा रहे हैं। कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू में गांव कुड़ल के नव स्थापित राजकीय महाविद्यालय का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया, जहां कृषि मंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार बेटियों की शिक्षा को लेकर अनेक सराहनीय कदम उठा रही है और इसी कड़ी में ग्रामीण क्षेत्र में कॉलेजों की स्थापना की जा रही है। ये कॉलेज करीब 20 गांव के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने रविवार को लोहारू में गांव कुंडल का दौरा किया, जहां कृषि मंत्री ने नवस्थापित राजकीय महाविद्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल का फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया। वहीं कृषि मंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा में युवाओं को उनके घर द्वार के नजदीक ही रोजगार परक शिक्षा सुविधाएं देने के उद्देश्य से करीब 8 वर्षों में कुल 67 नए राजकीय महाविद्यालय खोले गए हैं, जिनमें से 42 लड़कियों के लिए हैं, जबकि प्रदेश में 29 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी स्थापित किए गए हैं। सरकार की ओर से 20 किलोमीटर की परिधि में एक राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये कॉलेज करीब 20 गांव के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। कॉलेज का आज शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम है। हरियाणा सरकार ने 8 साल में 67 कॉलेज बनवाए हैं और नीति बना के बनाए कि सारा कोई किसी ने वोट दिया हो, कोई एमएलए हो, कोई किसी का हो, 20 किलोमीटर का इलाका रखो, 20 किलोमीटर के इलाके में एक कॉलेज हो जाना चाहिए। यहां मैं जरूर मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं कि कुड़ल की कॉलेज की कुछ कंडीशन पूरी नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने उनको बोल दिया ये कुड़ल की मैंने हाँ कर रखी है और पहले इलेक्शन से कर रखी है, छूट देके ये भी मंजूर कर दिया। इस मौके पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने गांव कुंडल में हर घर तिरंगा अभियान के लिए तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा में कुड़ल सहित क्षेत्र के हजारों लोगों ने हाथ में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे लगाए। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसमें 13 से 15 अगस्त के बीच जिले में प्रत्येक घर पर तिरंगा लहराया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन की तरफ से जिले में पर्याप्त संख्या में तिरंगों की व्यवस्था की गई है। ये राष्ट्रव्यापी अभियान है, जिसे सभी को अपनी भागीदारी से एक जन आंदोलन का रूप देना है। उन्होंने कहा कि सभी नागरिक अपने अपने घरों में 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा फहराएं। इसके साथ साथ अपने आसपास के घरों पर तिरंगा फहराने में सहयोग करना है। में जो भारतवासी है बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज़ादी का जो अमृत काल चल रहा है 75 से लेकर 100वां साल, जिसमें सारा भारतवर्ष तेज गति से आगे बढ़ रहा है, गरीब की आकांक्षाएं पूरी हो रही हैं, किसान को सरकार से सहयोग मिल रहा है, नौजवान पीढ़ी के सपने देखने का ही नहीं उनको पूरे करने का मौका मिल रहा है। तो इस काल के अंदर आज हमारे क्षेत्र के सारे ग्रामीण किसान भाई तिरंगे की आन बान और शान के लिए इकट्ठे होकर के सब अपने घरों पे तिरंगा लगाएंगे और खुशी मनाएंगे। प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों को एकजुट करने का जो काम किया है, देश के लिए मरने मिटने का जज्बा जो पैदा किया है,
तिरंगे के लिए जो कुर्बानी देने का जज्बा पैदा किया है, ये एक अभूतपूर्व दर्शन है। और इसमें जो भी लोग भागीदारी हैं वो सौभाग्यशाली हैं। हमारा देश बदल रहा है, हमारा देश विश्व शक्ति बनेगा। हमारे किसान, हमारे गरीब, हमारे भाई बच्चे सब सक्षम होंगे और दुनिया को पता चलेगा कि भारत दुनिया के अंदर एक नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगी। कृषि मंत्री ने महाविद्यालय प्रांगण में तिरंगे के साथ पौधारोपण भी किया और लोगों को अधिक से अधिक पौधे लगाने तथा उनकी देखभाल करने का आह्वान किया। कृषि मंत्री ने कहा कि समाज के हर वर्ग के कल्याण, उत्थान और प्रदेश के हर क्षेत्र के समान विकास की बहुआयामी नीतियां लागू की गई हैं। विकास के लाभ पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में भी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों रुपए की लागत से शिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण करवाया जा रहा है। वहीं शैक्षणिक सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं ताकि युवाओं को रोजगार परक शिक्षा मिल सके। इसके साथ ही कृषि मंत्री ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों का आभार जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बेहतर खेल नीति की वजह से हरियाणा के खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीत रहे हैं। हरियाणा की बेहतर खेल नीति के परिणाम स्वरूप ही हरियाणा सरकार पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को देश में सर्वाधिक 6 करोड़ रुपए की नगद पुरस्कार राशि देती है। साथ ही ओलंपिक की तैयारी के लिए 5 लाख रुपए की राशि एडवांस में प्रोत्साहन के तौर पर देने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। इसीलिए हरियाणा के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक मेडल जीत कर लाते हैं। मैं हरियाणा के और देश के खिलाड़ियों को बधाई देता हूं और ये खुशी की बात है कि जितने मेडल आए हैं इंडिविजुअल में आधे से ज़्यादा हरियाणा के बच्चों के हैं और उसमें हमारे भिवानी की भी 3 बेटे बेटियां हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब गोरों की ज़मीन पर तिरंगे की धुन बजती है, जन गण मन की धुन बजती है, तिरंगा लहराया जाता है। तो इससे सौभाग्य कोई नहीं हो सकता कि जो बच्चे अपने तिरंगे के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, मैं उन सबको बधाई देता हूँ। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि विकास के मामले में लोहारू हल्का पूरे प्रदेश में अलग ही नजर आता है। लोहारू विधानसभा क्षेत्र में बिजली, नहरी पानी, कृषि, बागवानी और पशुपालन विभाग की राष्ट्रीय स्तर की नई परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, जिनका लाभ न केवल यहाँ की जनता को सीधे तौर पर मिलेगा बल्कि प्रदेश के किसानों को कृषि एवं पशुपालन विभाग की नई तकनीकों का लाभ मिलेगा। कृषि मंत्री ने कहा कि गांव खरकड़ी में 120 एकड़ में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के रीजनल सेंटर के लिए 40 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। 14 अगस्त को इसका निर्माण कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। ये बागवानी केंद्र किसान की आय और रोजगार बढ़ाने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार अंत्योदय की भावना से बिना भेदभाव के काम कर रही है। पारदर्शिता से युवाओं को नौकरियां दी जा रही हैं। प्रदेश के 1 लाख गरीब परिवारों को चिन्हित कर मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान योजना के तहत गरीब परिवारों का आय और रोजगार बढ़ाया जा रहा है। कृषि मंत्री ने लोगों से रूबरू होकर उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा की बेहतरीन खेल नीति का ही नतीजा है कि हरियाणा के खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भी शानदार प्रदर्शन किया है और दुनिया भर में देश का नाम रोशन कर दिया। और भारतीय महिला हॉकी टीम ने 16 साल बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया। भारतीय महिला हॉकी टीम की 9 खिलाड़ी हरियाणा से हैं। ऐसे में महिला हॉकी टीम की कप्तान सविता पूनिया और टीम की सदस्य निशा वारसी के घर खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में हरियाणा के खिलाड़ियों ने अपना दमदार प्रदर्शन कर भारत देश का नाम एक बार फिर पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में खिलाड़ियों को दी जा रही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं का ही नतीजा है, जो हरियाणा का खिलाड़ी खेल के हर प्लेटफॉर्म में अपना दमखम दिखा रहे हैं और देश का नाम दुनिया में रोशन कर रहे हैं। ऐसे में बात करें भारतीय महिला हॉकी टीम की, तो कॉमनवेल्थ गेम्स में इतिहास में 16 साल बाद भारतीय महिला हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। इस जीत को लेकर भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सविता पूनिया के घर पर खुशी का माहौल है।
महिला हॉकी टीम की कप्तान सविता पूनिया सिरसा जिले के गांव जोनका की रहने वाली हैं। जैसे ही भारतीय महिला हॉकी टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की तो परिवार के सदस्यों में खुशी का माहौल देखने को मिला और परिवार के सदस्यों ने एक दूसरे का मुंह मीठा करवाकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर बातचीत करते हुए सविता पूनिया के पिता महेंद्र सिंह पूनिया ने कहा कि भारतीय महिला हॉकी टीम की जीत पर वो अकेले सविता पूनिया को नहीं बल्कि पूरी टीम के सदस्यों को शुभकामनाएं देते हैं और पूरी टीम एकजुट होकर खेली। टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया। सविता पूनिया के पिता महेंद्र पूनिया ने आगे के लिए टीम को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि टीम आगे भी अच्छा प्रदर्शन करेगी। पूरी टीम को देखो मैं दिल से बधाई दूंगा और आगे के लिए शुभकामनाएं कि जहां भी देखो इतना बड़ा टूर्नामेंट था, इसमें कहीं न कहीं टीम को बच्चों को अपनी जो लैकिंग है, जो कमियां हैं वो उजागर हुई होंगी और भविष्य में वो कमियां सुधारें। और आज मैं कह सकता हूं कि पहले हम कहते थे भी बड़ी टीम है, ये टीम बड़ी, वो टीम बड़ी। आज हमारी खुद की टीम बड़ी टीमों में है, वर्ल्ड लेवल की है, वर्ल्ड क्लास हॉकी खेलती है। तो आज वो बड़ी टीमों का टैग दूसरी टीमों के जो लगा हुआ था वो आज हमारी टीम के साथ भी यही है कि हमारी टीम भी बड़ी है, छोटी नहीं। साथ खेला था हर इंडिविजुअल प्लेयर ने टीम के रूप में और इंडिविजुअल के रूप में हर प्लेयर ने अपना जो मैक्सिमम था वो किया और दोनों ही देखो कहते हैं कि वर्ल्ड क्लास था। ऑस्ट्रेलिया के साथ ड्रॉ खेलना बहुत बड़ी बात, आज न्यूजीलैंड के साथ ड्रॉ खेल के और जीतना बहुत बड़ी बात। तो इसलिए ये है कि बच्चे अपना हर प्रयास बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे इसमें यदि कहीं कोई कमी है तो उसमें सुधार करेंगे और एक दिन हम ओलंपिक मेडलिस्ट होंगे। वहीं सविता की माता ने बताया कि उनकी बेटी बहुत अच्छा खेली है और आगे भी उम्मीद है कि अच्छा प्रदर्शन करेगी और भारत के लिए गोल्ड लेकर आएगी। बहुत बढ़िया करे हो, आज जीती है, बहुत खुशी हो रही है। नहीं आगे बढ़ती जाओ, देश को नाम रोशन करे। वहीं सोनीपत में भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी निशा वारसी के घर पर भी खुशी का माहौल है। इस दौरान निशा वारसी के पिता शौराब ने कहा कि पूरी भारतीय हॉकी टीम ने बेहतरीन खेल दिखाया और कांस्य पदक हासिल किया। मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूँ सब हिंदुस्तान की पूरी बेटियों को कि जिन्होंने आज बहुत ही ज़बरदस्त खेल दिखाया और ब्रॉन्ज मेडल जीता। आज बहुत ज़्यादा खुशी है। इसकी तमन्ना काफ़ी टाइम से थी हमें कि कोई भी मेडल आए, ब्रॉन्ज आए, सिल्वर आए या गोल्ड आए, मेडल जरूर होना चाहिए। बेटी वैसे खाली गले में उनके खाली नहीं आनी चाहिए हिंदुस्तान में। आपने मैच देखा, सांसें थमी हुई थी? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मैच संघर्ष का था। ऐसी बात नहीं कि मैच में बहुत ही ज़्यादा संघर्ष था। लास्ट के 18 सेकंड के अंदर भी सांसें अटकी हुई थी, लेकिन जो होता है वो अच्छा होता है। बट शूट आउट से मैच जीत गई 2-1 से। किसको हराया है बेटी? ये न्यूजीलैंड को हराया है इन्होंने। स्वागत कैसा होने वाला है बेटी का? स्वागत तो देखो जी, स्वागत वैसे ही होगा जैसे ओलंपिक से वो आई थी। ऐसी तमन्ना है कि जब वो घर पर आएंगी तो ऐसे स्वागत होगा उनका। हरियाणा सरकार अपने खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुविधा देने के साथ साथ सबसे ज्यादा इनामी राशि मुहैया करवा रही है और यही वजह है कि हरियाणा में ज्यादा से ज्यादा बच्चे खेलों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। हरियाणा में सहकारी बैंकों से कर्ज लेने वाले किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। हरियाणा की मनोहर सरकार ने एक मुश्त निपटान योजना का शुभारंभ किया है, जिसके तहत कर्जदार मृत किसानों के उत्तराधिकारियों को एक मुश्त भुगतान पर 31 मार्च तक पूरा सरचार्ज, जुर्माना, ब्याज या अन्य खर्च माफ कर दिया जाएगा। इसके अलावा अन्य सभी कर्जदार किसानों का 50% ब्याज माफ करते हुए जुर्माना, ब्याज और अन्य खर्च भी माफ होगा। रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का उद्देश्य है कि प्रदेश के सभी वर्गों के साथ साथ किसान भाई भी निरंतर प्रगति की ओर बढ़ते रहें। वहीं हरियाणा में सरकारी बैंकों से कर्ज लेने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि प्रदेश की मनोहर सरकार ने ऋणों का भुगतान नहीं करने वाले किसानों के लिए एक मुश्त निपटान योजना शुरू की है। इस योजना के तहत कर्जदार मृत किसानों के उत्तराधिकारियों को एक मुश्त भुगतान पर 31 मार्च तक का पूरा सरचार्ज, जुर्माना, ब्याज या अन्य खर्च माफ कर दिए जाएंगे। इसके अलावा अन्य सभी कर्जदार किसानों का 50% ब्याज
माफ करते हुए जुर्माना ब्याज और अन्य खर्च भी माफ कर दिए जाएंगे। वहीं सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला कृषि एवं भूमि विकास बैंक और जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के सभी ऋणी किसानों और सदस्यों के लिए ये योजना लॉन्च की है। आपको बता दें कि प्रदेश में बैंकों से कर्ज लेने वाले 17,863 किसानों की मौत हो चुकी है, जिन पर 175 करोड़ रुपए का मूलधन, 241 करोड़ रुपए ब्याज और 30 करोड़ पैनल ब्याज सहित कुल 445 करोड़ रुपए बकाया है। ये योजना सभी तरह के ऋण पर लागू रहेगी। अगर ऋण धारक किन्हीं कारणों से अपने ऋण का भुगतान नहीं कर सका और 31 मार्च 2022 को बैंक की ओर से डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया है, तो वो इस योजना का लाभ ले सकता है। गौरतलब है कि प्रदेश में 19 जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के कुल 73,638 कर्जदार हैं, जिन पर 2,070 करोड़ रुपए बकाया है। इसमें मूलधन 845 करोड़ रुपए, ब्याज 1,112 करोड़ रुपए और 113 करोड़ रुपए का जुर्माना ब्याज शामिल है। ऐसे डिफॉल्टर अपने ऋण का एक मुश्त भुगतान कर एक मुश्त निपटान योजना का लाभ उठा सकते हैं। वहीं सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के मुताबिक ये योजना सीमित समय के लिए है, इसीलिए संबंधित किसान पहले आए पहले पाए की तर्ज पर योजना का लाभ उठाएं। योजना का लाभ उठाने और विस्तृत जानकारी के लिए जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक या इनकी तहसील स्तर पर स्थापित 70 शाखाओं में संपर्क किया जा सकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में इससे पूर्व ही सरकार की ओर से 2019 में ब्याज माफी योजना लागू की गई थी, जिसके अंतर्गत बैंक की ओर से 605 करोड़ रुपए वसूले गए थे। इस योजना के तहत 21,881 ऋणी सदस्यों की 182 करोड़ रुपए की राशि ब्याज के रूप में माफ की गई थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश का किसान प्रगतिशील हो रहा है। ऐसे में सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश में किसानों की स्थिति को तेज गति से सुधारा जा सके। वहीं बात करें हरियाणा के किसान की, जिसने प्रदेश सरकार के सहयोग से नैनो यूरिया तरल का इस्तेमाल किया, जिससे फसल की पैदावार में शानदार बदलाव आया और किसान की मानो जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। मनोहर राज में किसानों का बदला जीवन। अब यूरिया का विकल्प बनी नैनो तरल यूरिया। कम लागत में खेती में हो रहा ज्यादा मुनाफा। हरियाणा के किसान की नैनो यूरिया तरल का इस्तेमाल कर जिंदगी बदल गई है। इसको नैनो यूरिया तरल का किसान ने अपने खेतों में इस्तेमाल किया, जिसके बाद पैदावार में सकारात्मक बदलाव आया और लागत भी कम हो गई। बता दें कि इफ्को की विपणन टीम पूरे देश भर में हर किसान को जागरूक कर रही है। मैं 11 किलो की खेती करता हूं और मैंने ना शुरू में जैसे मेरे डैडी हमारे दादाजी यूरिया का प्रयोग करते थे, तो जो डॉक्टर रूपराम से मेरी मुलाकात हुई तो रूपराम ने मेरे को बोला भाई तो एक नैनो का स्प्रे करो, नैनो यूरिया का। तो जब मैंने नैनो यूरिया का किया तो 1 एकड़ का लेके आया। मैं मन में बड़े वहम थे, बड़ी वो थी भाई कोई काम करेगी कि नहीं करेगी। तो मैंने जब 1 किलो का स्प्रे किया तो एकदम मेरे को ये महसूस हुआ भाई कोई चमत्कार हुआ। तो फिर मैं दोबारा गया, मैंने जो आप पीछे देख रहे हो सूरजमुखी थी, मैंने सूरजमुखी उगाई 11 किलो में। मैंने आधे एकड़ में स्प्रे, आधे एकड़ में यूरिया किया और बाकी में मैंने अपने नैनो यूरिया किया। और उसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क, जैसे कोई सोच भी नहीं सकता। मैंने गाँव में बताया लेकिन गाँव वाले ने की नहीं किया। जब मैंने दूसरा स्प्रे किया तो पूरा गांव मेरे खेत में आके देखना शुरू हुआ भाई ये क्या है, नैनो यूरिया है क्या। तो जी मेरे खेत में ना कोई बीमारी है और मैं इस नैनो यूरिया से खुश हूं। मैं दावा करता हूं भाई जो मोदी साहब कहते हैं भाई डबल अगर हमारी आय होगी तो नैनो यूरिया ही हमारी डबल आय करेगी। अब क्या है नैनो यूरिया, ये भी ग्राफिक्स के जरिए जान लीजिए। क्या है नैनो यूरिया? नैनो यूरिया लिक्विड फॉर्म में आता है। 500 मिलीमीटर की एक बोतल में 40,000 ppm नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन को कर देता है कम।
सामान्य यूरिया के एक बैग के बराबर नाइट्रोजन पोषक तत्व प्रदान करता है। मिट्टी, हवा और पानी को भी कोई नुकसान नहीं होता। नैनो यूरिया पर्यावरण हितैषी है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए नैनो यूरिया के फायदे गिनवाते हैं। सभी फसलों के लिए उपयोगी। फसल में पोषक तत्वों की गुणवत्ता में सुधार। मिट्टी का प्रदूषण स्तर भी काफी हद तक हो जाता है कम। भूजल की गुणवत्ता में सुधार। जलवायु परिवर्तन पर अच्छा असर। अवशेष मुक्त, सटीक और टिकाऊ कृषि में मददगार। आधुनिक कृषि की चुनौतियों को पूरा करता है। किसानों की आय बढ़ाने में सक्षम। पारंपरिक यूरिया से सस्ता। नैनो यूरिया का इस्तेमाल करते समय किसानों को कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए और कुछ दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होता है। नैनो यूरिया के इस्तेमाल के लिए दिशा निर्देश। उपयोग से पहले अच्छी तरह से बोतल को हिलाएं। प्लेट फैन नोजल का उपयोग करें। सुबह या शाम के समय छिड़काव करें। यदि नैनो यूरिया के छिड़काव के 12 घंटे के भीतर बारिश होती है तो छिड़काव को दोहराना चाहिए। बेहतर परिणाम के लिए उपयोग निर्माण तारीख से 2 साल के अंदर कर लेना चाहिए। फसल पर छिड़काव करते समय फेस मास्क और दस्ताने का उपयोग करें। नैनो यूरिया को बच्चों और पालतू जानवरों की पहुंच से दूर, ठंडी और सूखी जगह पर ही रखें। मनोहर राज में किसानों की धीरे धीरे किस्मत बदल रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ये पूरी कोशिश है कि प्रदेश में किसानों की स्थिति में सुधार किया जा सके। पराली मैनेजमेंट की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने पराली मैनेजमेंट मशीनरी पर भारी छूट देने का फैसला किया है। सरकार ने फसल अवशेष प्रबंधन के लिए छूट पर मशीन खरीदने को लेकर ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं और इसकी अंतिम तारीख 25 अगस्त 2022 तक निर्धारित की गई है। पराली एक गंभीर समस्या रही है। ऐसे में हरियाणा सरकार ने पिछले कुछ समय में लगातार इस समस्या को लेकर गंभीर कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने एक और फैसला किया है। धान की रोपाई के साथ ही हरियाणा सरकार पराली मैनेजमेंट की तैयारियों में जुटी हुई है ताकि इस साल पराली जलाने की नौबत ही न आए। इसके लिए सरकार ने पराली मैनेजमेंट मशीनरी पर भारी छूट देने का फैसला किया है। उम्मीद है कि छूट की वजह से किसान मशीनें खरीदेंगे और पराली जलाने की घटनाएं कम की जाएंगी। छूट व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों श्रेणियों के लिए मिलेगी। इसके लिए किसान अगले 20 दिन में आवेदन कर सकते हैं। सरकार को उम्मीद है कि ज्यादा मशीनें बिकने से पराली जलने की घटनाओं में भी कमी आएगी। राज्य सरकार की तरफ से बताया गया है कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रों की छूट पर खरीद को लेकर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। किसानों को व्यक्तिगत श्रेणी में 50% अनुदान दिया जाएगा। मशीनें जितने की होंगी उसका आधा पैसा सरकार देगी, जबकि किसानों की सहकारी समिति, एफपीओ, पंजीकृत किसान समिति और पंचायत द्वारा कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने पर 80% अनुदान दिया जा रहा है, यानी उन्हें महज 20% पैसा देकर मशीन मिलेंगी। हरियाणा सरकार ने फसल अवशेष प्रबंधन के लिए छूट पर मशीन खरीदने को लेकर ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इसकी अंतिम तारीख 25 अगस्त 2022 तक निर्धारित की गई है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उक्त योजना के तहत लाभार्थियों का चयन संबंधित जिले के जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारिणी करेगी। चयन के बाद किसान लिस्ट में शामिल कृषि यंत्र निर्माताओं से मोल भाव कर अपनी पसंद के निर्माता से पराली मैनेजमेंट मशीन खरीद सकते हैं। कृषि यंत्र निर्माता भी स्कीम में मशीनों कि उसका फसल मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पे जाकर रजिस्ट्रेशन करवा के उसका लाभ उठाएं। वहीं ग्रामीण और किसान भाइयों ने भी सरकार के इस फैसले पर खुशी जताई है और सरकार के इस फैसले को सराहनीय बताया। साथ ही किसानों से भी अपील की जा रही है कि सरकार की तरफ से दी जा रही सब्सिडी का फायदा उठाएं
और पराली न जलाकर प्रदूषण से वातावरण को मुक्त करवाने की भी अपील की जा रही है। साथ ही सरकार का भी धन्यवाद किया गया। जो हरियाणा सरकार ने जो ये मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत जो काम कर रही है, उसमें जो हमारे किसान भाई हैं उनको जो कृषि यंत्रों के ऊपर जो 50% की सब्सिडी दी है वो बेहद सराहनीय है। और मैं सभी किसान भाइयों से ये हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना करूंगा कि कृपया करके जो हरियाणा सरकार द्वारा जो आप उसकी वेबसाइट पेज पर जाएंगे, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, वहां पर जाकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें और वहां पर रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप कृषि यंत्रों पर 50% की छूट पाएं। और मैं सभी किसान भाइयों से एक हाथ जोड़कर एक अनुरोध और करूंगा कि जो आप पराली जलाते हैं, उस पराली को जलाने के बाद जो हमारी प्रकृति को नुकसान होता है, जो हमारी उर्वरक क्षमता खत्म होती है, उससे भी आप बचें। आप अपनी उत्पादक क्षमता को बढ़ाएं और इस पोर्टल में जाकर मेरी फसल मेरा ब्यौरा, इसमें जाकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। और माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनका हार्दिक धन्यवाद है जो किसानों को समय समय पर देखते हुए समय समय की इस तरीके की योजनाएं लाते रहते हैं। इसमें हरियाणा सरकार का मैं हाथ जोड़कर तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सभी किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि जो फसल के अवशेष है उनको जलाने की बजाय उनका सही उपयोग करें। उनको जो उनके यंत्र हैं उन्होंने सरकार ने उन पर सब्सिडी दी हुई है। आप पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवाए और इन यंत्रों के सब्सिडी का लाभ उठाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये अनेक कार्य किसान भाइयों के लिए चलाई हैं, अनेक योजनाएं चलाई हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि किसान भाई अपनी इन योजनाओं का लाभ उठाए। इससे पहले भी हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने एक बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक की थी और फसल अवशेष प्रबंधन के लिए एक योजना तैयार करवाने के लिए निर्देश भी दिए थे। XC2 प्रबंधन हेतु वर्तमान प्रौद्योगिकी के अलावा नई प्रौद्योगिकियों और परियोजनाओं की संभावना तलाशने के आदेश उनकी तरफ से दिए गए थे। संजीव कौशल ने कहा था कि प्रदेश में बायोमास एनर्जी प्लांट, एथेनॉल प्लांट और कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को और अधिक व्यवहार बनाने और इनकी संख्या बढ़ाने के लिए सरकारी चीनी मिलों की लागत का अध्ययन करवाया जाए ताकि अधिक मात्रा में पराली की खपत को बढ़ावा मिले। इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले साल पराली जलाने की घटनाओं में काफी कमी आई है और इसकी मुख्य वजह हरियाणा सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदम हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट भी है, क्योंकि सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।